प्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी बुक क्षितिज का पाठ 1 दो बैलों की कथा नामक कहानी के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, उनकी रचना है, जिसमें उन्होंने एक मनुष्य और जानवरों का प्रेम दिखाया है ना, कि किस प्रकार से जानवर कितने संवेदनशील होते हैं, कितने जानकार होते हैं, कितने सहृदयी होते हैं, कितने स्वामी भक्त होते हैं। इन सब चीज़ों का वर्णन इस पाठ में है। इसमें दो बैलों और एक उसके मालिक के माध्यम से लेखक ने पशुओं के प्रति मनुष्य के और मनुष्य के प्रति पशुओं के आत्मिक प्रेम का वर्णन किया है। तो आइए पाठ देखते हैं। सभी लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आप देख रहे हैं एक चित्र है, उसमें दो बैल, घर है छोटा सा, उसमें दो बैल सामने खड़े हैं। देखिए क्या है पाठ। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। कौन? गधा। हम जब किसी आदमी को परले यानी एकदम गैतल दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं कि अरे गधे हो तुम। तो परले दर्जे का एकदम निम्न स्तर का, बेकार, गिरे हुए स्तर का गधा सचमुच बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी। सीधापन यानी सरल व्यक्तित्व और निरापद सहिष्णुता यानी एकदम सीधा साधा, निरापद। सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति। तो एकदम से सरल और सहिष्णु होता है, सहनशील होता है। इस कारण से शायद उसे यह पदवी बेवकूफ़ की दी गई है, गधे की पदवी। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, है ना। गायें सींग मारती हैं। ब्याही हुई गायें तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याही हुई मतलब जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, ब्याही गाय, है ना। तो अनायास ही यानी बेकार का, अगर उसके पास आप जाते हैं तो सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बच्चे को कोई छेड़ेगा। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना है, न देखा है। इसीलिए इतना सहने के कारण ही वो लोग उसकी संज्ञा देते हैं, उसे बेवकूफ़ और बुद्धिहीन समझते हैं। जितना चाहो गरीब को मारो। गरीब को यानी किसको? गधे को, बेचारे को मारो। चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, उनके लिए सबसे अच्छा महीना होता है बैसाख, तो चाहे एक आध बार कुलेल करना, नहीं उछल कूद करना, खेलना, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी क्या होता है? सामान्य विषाद यानी दुख, है ना। चेहरे पर छाया रहता है, कह सकते हैं आप निराशा छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, यानी उच्चतम सीमा पर, असीम स्थिति में पहुंच गए हैं। वो ऋषि मुनियों की तरह एकदम शांत और सहिष्णु है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित शायद सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेखक कहता है कि लगता है इसके आधार पर ये कहा जा सकता है
कि इस संसार में सीधा रहना अच्छा नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, काले लोगों की। उस समय की बात है जब गांधी जी को चलती हुई ट्रेन के डब्बे से फेंक दिया गया था। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। सोचिए, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते। कुछ समय यानी बुरे समय के लिए, खराब समय के लिए, दुर्दिन के लिए, दुख के समय के लिए जी तोड़ कर काम करते हैं, यानी बहुत मेहनत से काम करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सब भारतीयों के लिए है। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, यानी सह जाते हैं उसे, फिर भी बदनाम हैं कि भारतीय हैं, सीधे हैं, बेवकूफ़ हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। कौन? भारतीय। उन्हें जीवन जीना नहीं आता। अमेरिका और अफ्रीका में यही माना जाता था फिलहाल। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, यानी जैसे को तैसा करना सीख जाते, तो शायद, अगले पेज पे देखिए, सभ्य कहलाने लगते। यानी जो सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी देशों में है, शायद अगर ये सब वो करना जान जाते, जैसे को तैसा और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते, तो शायद वो सभ्य कहलाने लगते। उन्हीं की तरह शराब पीते, उन्हीं की तरह अन्य कार्य करते, तो वो सभ्य कहलाते। कौन? भारतीय। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, है ना। गण्य यानी उसकी गिनती करवा दी, उसको गिना जाने लगा कि ये सभ्य जातियों के लोग हैं, जापान के लोग। बस एक बार उसने जीता, विश्व में जीत हासिल की। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, थोड़ा, मतलब उससे कम, थोड़ा सा बेवकूफ़ है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बैल को बछिया का ताऊ कहा गया है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, इसीलिए कहते हैं अरे बैल बुद्धि है ये। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है ना, हमेशा शांत नहीं रहता। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, कभी कभी अड़ जाता है खेत जोतते समय, तो वो फिर उठता नहीं खेत जोतने के लिए, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। रीतियों से नहीं, तरीके से। अतएव इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है, यानी वो गधे से कम बेवकूफ़ है, कहा जा सकता है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी, काछी एक जाति है, कह सकते हैं आप, किसान, है ना। तो झूरी नामक एक किसान था जिसके 2 बैल थे, जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई एक प्रजाति है बैलों की। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। चौकस यानी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त, और डील में यानी कद में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विनिमय करना नहीं, लेन देन करना, तो अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी, कोई छिपी हुई शक्ति थी, कोई रहस्यमयी शक्ति थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी उसको, मनुष्य को नहीं मिली ऐसी शक्ति, वो उससे अछूता है, वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, मतलब एक दूसरे को सींग लगाकर धक्का भी देते थे, मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, यानी विग्रह से नहीं, एक दूसरे का विद्रोह करने के लिए नहीं। कभी कभी क्या करते थे, केवल विनोद के भाव से, यानी मनोरंजन के भाव से, अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए। आत्मीयता के भाव से, यानी लगाव, आत्मा के लगाव के कारण। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही
धौल धप्पा होने लगता है। जैसे जब दोस्त घनिष्ठ होते हैं यानी मिलते हैं, निकट आते हैं, तो उनमें धक्का मुक्की होती है, वैसे ही भाव थे उनके। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी और कुछ हल्की सी रहती है। इस धौल धप्पा, फुसफुसी यानी बेकार, खोखली, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। उस दोस्ती पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता जिसमें ये सब ना हो। फिर जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। जितनी भी थकान हो, एक दूसरे को चाट कर मिटाते थे, फिर मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नाद यानी हौज, जिसमें बैल या पशु खाना खाते हैं, चारा डाला जाता है इसमें उनके खाने के लिए। मुंह कह रहे हैं, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, इतनी मित्रता थी। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई यानी जोड़ी को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। उनको लगा कि मालिक ने उनको बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें, नेक्स्ट पेज पे देखिए, अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। इस तरह उनको बेचा जाना उन्हें अच्छा तो नहीं लगा। ये किसी को कैसे पता चले कि उन्हें कैसा लगा। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, यानी बहुत परेशानी हुई। झूरी का साला उन्हें ले जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने बहुत परेशान किया उसे। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, पीछे की ओर खींचते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, यानी उसकी तरफ विद्रोह के भाव से दौड़ते, गरजते, हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, और काम करवाते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी मतलब सेवा में, नौकरी में, है ना। कबूल था यानी स्वीकार था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की तुमसे। किससे कह रहे हैं ये? झूरी से कहते, अगर उनके पास जबान होती तो। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया, यानी इस निर्दयी व्यक्ति, जालिम यानी निर्दयी के व्यक्ति के हाथ क्यों भेज दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, यानी झूरी की ससुराल, गया के घर। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला, है ना, खाया नहीं। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था, यानी झूरी का घर उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों यानी अजनबियों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, चुपचाप, मूक भाषा यानी शांत भाषा में सलाह की, विचार विमर्श किया। एक दूसरे को कनखियों से देखा, यानी तिरछी नज़र से देखा, और लेट गए, यानी सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सब सो गए रात में, सोता पड़ना यानी सो गए, जब सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, क्योंकि वो अपने मालिक से दूर, अपने गांव से दूर, अपने लोगों से दूर थे। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी यानी
बाहर जहाँ बैल खाते हैं बाड़े में, उसके बाहर चरनी होती है जिस पर खड़े होकर वो खाते हैं। तो चरनी पर खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव एक प्रकार की रस्सी होती है जो उनके गले में गले के चारों ओर मतलब लिपटी होती है, लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। यानी एक तरफ विद्रोह भी है और एक तरफ स्नेह भी है अपने मालिक के प्रति। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, खुशी से प्रफुल्लित हो गया। दोनों दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी वह बैलों को गले लगा लिया और उन्हें चूमने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब ये घटना कोई अभूतपूर्व तो नहीं, यानी बहुत समय बाद तो नहीं हुई थी या पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसा भी नहीं था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी कि दो बैल अपने मालिक को इतना स्नेह करते थे कि वो उसका घर ढूंढते ढूंढते वापस आ गए। बाल सभा ने निश्चय किया, यानी बाल सभा यानी बालकों ने, वहाँ के बच्चों ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी उनका स्वागत करना चाहिए, उन्हें अभिनंदित करना चाहिए, उन्हें आनंदित करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया इस अभिनंदन के लिए, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, तो कोई भूसी लेकर आया कि ये खाएंगे और खुश होंगे। नेक्स्ट पेज पे एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले गए आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं, है ना। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। यानी इस बालक जिसने तीसरा बालक था जिसने कहा कि ये उस जन्म के आदमी हैं, तो इस बात का प्रतिवाद यानी उत्तर देने का किसी में साहस नहीं था। सब मान गए कि हाँ हो सकता है। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, उसे ईर्ष्या हुई। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए, है ना। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, उसने कहा। यह आक्षेप यानी यह प्रतिवाद, है ना, यह प्रश्न, यह कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह, है ना। न सह सका। चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। उसने कहा कि गया ने इन्हें चारा ही नहीं दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं, है ना। उसने व्यंग किया। झूरी ने चिढ़ाया और बोला, चारा मिलता तो क्यों भागते, अगर वो खाना ही देते तो ये बेचारे भागते क्यों। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, है ना, खिलाते नहीं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। अगर खिलाते सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर यानी खूब मेहनत करवाते हैं, रगड़ कर जोतते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, है ना, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। वो भी बिगड़ गई, स्त्री भी उनकी। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर की को कड़ी ताकीद कर दी गई। ताकीद यानी हिदायत दी गई। मजदूर को कड़ी हिदायत दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। क्या, खाली सूखा भूसा, खली नहीं, केवल सूखा भूसा उन्हें दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला और वही हुआ, है ना। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, उसमें कोई खली चोकर नहीं पड़ा था। क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी कि कुछ अभी आता होगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। उस मजूर ने यानी उस मजदूर ने कहा, मालिक कि अगर मैंने खली दे दी तो मालकिन मार डालेगी। चुरा कर डाला,
झूरी ने कहा चुरा के ला और डाल दे। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की ही सुनोगे, है ना, उन्हीं की सी कहोगे। उसने कहा कि नहीं दादा, पीछे अगर वो बोलेंगी तो आप भी उन्हीं का पक्ष लोगे, इसलिए मैं नहीं डालता। ठीक है, ये आपका पहला दृश्य था। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, आपको कैसा लगा ये कमेंट में लिखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आगे का लिंक मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।